नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र नटवाड़िया। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर्वोत्तम क्लासेज में। हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे थे। भारतीय संविधान की जो समितियां हैं, समितियों की बात कर रहे थे, संविधान के निर्माण की बात कर रहे थे। आज बहुत से ऐसे तथ्यों की बात करेंगे जहाँ से सीधे क्वेश्चन आते हैं। आपके हर एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन आते हैं या जितने आने की संभावना है, लगभग मेरे टॉपिकों में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उन नोट्सों से लगभग 80 से 90% के बीच में हर एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, अगर ये इससे रिलेटेड है। तो हम बात कर रहे थे संविधान की समितियां, और आज बात करेंगे संविधान की समितियों में बहुत इंपॉर्टेंट जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, प्रारूप समिति, उसकी बात करेंगे। और आगे हम बात करेंगे संविधान से संबंधित जो तथ्य हैं उनकी बात करेंगे। तो हम बात कर रहे थे संविधान की समितियों में, और कुछ समितियों के मैंने नाम और अध्यक्ष आपको बताए थे जो पिछली क्लास हमारी हुई थी उसमें। आज हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट समिति है प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति को कहते हैं मसौदा समिति, या इसी को कहते हैं पांडुलेखन समिति। या इसी को कहते हैं अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी। बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन सीधे सीधे भी पूछा गया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। अभी जो 2018 में सेकंड ग्रेड की एग्जाम लगी थी उसमें ये भी पूछा गया था मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है। तो वो बात वही है, प्रारूप समिति कह दो, चाहे मसौदा समिति कह दो, चाहे आप पांडुलेखन समिति कह दो, चाहे इसे ड्राफ्टिंग कमेटी कह दो, ये इसी समिति के नाम है। अब इस समिति की मैं बात करूं उससे पहले हम बात करते हैं कि प्रारूप समिति का कार्य क्या था। प्रारूप समिति का कार्य क्या था? प्रश्न आ सकता है कि प्रारूप निम्न में से कौन सा प्रारूप समिति का कार्य था? प्रारूप तैयार करना, प्रारूप की जांच करना, संविधान का निर्माण करना, या इनमें से कोई नहीं? ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो इस प्रारूप समिति का काम था प्रारूप की जांच करना, प्रारूप का निर्माण नहीं, प्रारूप की जांच करना। अब बात करते हैं प्रारूप किसने तैयार किया। तो हमारे देश के संविधान का जो प्रारूप है, इस प्रारूप को जो तैयार करने वाला आदमी था वो था B.N. राव। बेनेगल नरसिम्हन राव ने प्रारूप तैयार किया, और उन्होंने अगस्त 1947 में प्रारूप तैयार किया। अगस्त 1947 में, अक्टूबर 1947 में इन्होंने कंप्लीट कर दिया था इसको, लेकिन अगस्त 1947 में इन्होंने प्रारूप तैयार किया। तो प्रारूप को तैयार करने वाला कौन है? B.N. राव। इसलिए B.N. राव को कहते हैं भारतीय संविधान का वास्तुकार। संविधान का वास्तुकार क्यों कहते हैं वास्तुकार? आर्किटेक्ट। वास्तुकार का काम क्या होता है? आर्किटेक्ट का काम क्या होता है? प्रारूप तैयार करते हैं। इंजीनियर देखे बिल्डिंग बनाते हैं, प्रारूप तैयार करते हैं, नक्शा बनाते हैं। तो प्रारूप को तैयार किया था किसने? B.N. राव ने। इसलिए B.N. राव को कहा जाता है भारतीय संविधान का वास्तुकार। और इस B.N. राव ने जो प्रारूप तैयार किया था, उस प्रारूप में अनुच्छेद थे 223। कितने अनुच्छेद थे इसमें? 223। टोटल अनुच्छेद कितने थे इसमें? 243 तो अनुच्छेद थे, साथ में 13 अनुसूचित। ये भी पूछा जा सकता है, अगर बढ़िया कोई एग्जाम हो वहां पे पूछा जा सकता है कि B.N. राव ने जो प्रारूप तैयार किया था, उस प्रारूप में कितने अनुच्छेद थे? 243 अनुच्छेद थे। कितनी अनुसूचियां थी उसमें? 13 अनुसूचियां। और इस प्रारूप समिति की जांच करने, इस प्रारूप की जांच करने के लिए समिति गठित की गई। कौन सी? प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति, ये समिति तैयार की इसके लिए। और ये समिति तैयार की गई, तो इस समिति का जो गठन हुआ था वो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को इस प्रारूप समिति का गठन हुआ।
इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। क्वेश्चन इनके नाम से भी आता है, इनका नाम भी पता होना चाहिए। समिति में कौन कौन सदस्य, सदस्यों की बात भी करेंगे। समिति में भी कितने अनुच्छेद थे या कितने अनुसूचियां थी उसकी भी हम बात करेंगे। कौन कौन सदस्य थे, कब ये रिपोर्ट पेश की, वो बात करेंगे। आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। आगे हम बात देखो, आगे चलो इसी में एक बात और बात कर देता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है संविधान का निर्माता, जनक व जनक दोनों। केवी राव ने कहा, केवी राव ये कहते हैं कि संविधान का जनक ही नहीं जननी भी कहते, इन्हें आधुनिक भारत का मनु भी कहते हैं। आधुनिक भारत का मन। अब क्वेश्चन यहां से आता है, इनका निर्वाचन कहां से होता है? बहुत बार दिक्कत करता है, कई किताबों में दे रखा है बंगाल, कई किताबों में दे रखा है बॉम्बे। आज क्लियर कर देता हूं कहां से होता है। देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन की मैं बात करूं तो ये पहले बॉम्बे से खड़े थे, बॉम्बे प्रांत से खड़े हुए प्रारंभ में और चुनाव हार। क्या हो गए? चुनाव। देश के संविधान का निर्माता, जो संविधान का ज्ञाता था, वो पहला ही चुनाव आ गया, डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर साहब। फिर इन्होंने क्या किया? मुस्लिम लीग की सहायता से, इसकी सहायता से, मुस्लिम लीग की सहायता से ये वापस चुनावों में खड़े हुए और ये बंगाल की प्रांत से खड़े। कहां से? बंगाल प्रांत से। और बंगाल प्रांत में एक सीट थी जयसूर्यपूर्णा। जयसूर्यपूर्णा सीट से ये चुनाव में जीत क्या हो गई? किसकी सहायता से? मुस्लिम लीग की। लेकिन किस्मत देखो, ये चुनाव में जीत गए जयसूर्यपूर्णा सीट से। और जयसूर्यपूर्णा सीट से जीतने के बाद जयसूर्यपूर्णा सीट जीतने के बाद जब भारत का विभाजन हो गया तो ये सीट चली गई पूर्वी पाकिस्तान में। एक पश्चिमी पाकिस्तान जो पाकिस्तान है, एक पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है। तो ये बांग्लादेश में चली गई ये सीट। अब सीट चली गई, या तो सीट छोड़ो या फिर वहां से वहां की संविधान सभा में शामिल हो। तो ये इन्होंने सीट छोड़ दी। अब सीट छोड़ दी तो दिक्कत ये हो गई, क्योंकि हमारे देश के संविधान को बनाना है तो BN राव ने ये कहा, जो संवैधानिक सलाहकार थे, इन्होंने राजेंद्र प्रसाद से कहा, जो अध्यक्ष थे हमारे संविधान सभा के, उनको कहा अगर आपको संविधान बनाना है आपको इनको लाना, अब लाना पड़ेगा तो लाएंगे कैसे? अब इनको लाया कैसे गया? फिर इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लाने के लिए बॉम्बे प्रांत के जो प्रधानमंत्री थे बीजी खैर, इन बीजी खैर के कहने पर एक सदस्य थे MR जेट। पूछा जा सकता है इन्होंने भी अपना नाम बना लिया, बढ़िया सीट छोड़ के भी नाम बना लिया, पढ़ना पड़ता। MR जेकर ने अपनी सीट छोड़ी पूना से। कहां से? पूना। बॉम्बे प्रांत में पड़ती थी पूना सीट। पूना सीट से इनका दोबारा निर्वाचन हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तब क्वेश्चन ये आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निर्वाचन कहां से हुआ था? बॉम्बे प्रांत, बंगाल प्रांत, राजस्थान प्रांत या जयपुर या जो भी कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है। तो इनका हुआ था बॉम्बे प्रांत से, क्योंकि काम तो इसने किया था। 299 सदस्यों की जो 299 सदस्य थे उन्होंने किया था, तो काम तो यहाँ से हो रहा था। तो इनका निर्वाचन बॉम्बे प्रांत की पूना सीट से हुआ। क्या
पहले हारे, फिर जीते, फिर वो सीट चली गई पूरी पाकिस्तान में, फिर दोबारा से इनके लिए सीट खाली की गई और वहां से इनका निर्वाचन हुआ। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से होता है? पूना सीट से, याद रखना। तो चल आगे हम बात कर रहे थे इसकी, और तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आ गया इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इनका निर्वाचन होता है ऐसे। अब आगे हम बात कर रहे थे मसौदा समिति या प्रारूप समिति, इसकी हम बात कर रहे थे, कौन कौन इसके सदस्य हैं उसकी हम बात करते हैं, और एक आपको ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आपको याद रखना है। तो मैंने कहा इसमें कुल सदस्य कितने थे? 7 सदस्य। अब 7 कौन कौन थे वो देखो। एक तो थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये तो कौन थे? अध्यक्ष। एन गोपाल स्वामी आयंगर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। के एम मुंशी, एन माधव राव, टी कृष्णामाचार्य, सैयद मोहम्मद साधु, के एम मुंशी एकमात्र कांग्रेसी, एन माधव राव, बी एन मित्तल ने क्या दे दिया था? इस्तीफा। और ये शामिल हुए थे टीपी खेतान की मृत्यु के बाद। और ये थे एकमात्र मुस्लिम। अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये थे इस समिति के अध्यक्ष। एन गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी एकमात्र कांग्रेसी। यूपीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि एकमात्र प्रारूप समिति में शामिल एकमात्र कांग्रेसी कौन है? मैंने कहा कांग्रेसी, ना कि कांग्रेस। कांग्रेस से रिलेटेड सारे थे, कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड सारे थे, लेकिन मूलतः कांग्रेसी थे के एम मुंशी। कांग्रेसी विचारधारा से प्रभावित थे, शुरू से कांग्रेस से जुड़े हुए थे, इसलिए मूलतः कांग्रेसी थे। इसलिए एकमात्र कांग्रेसी कौन? के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। एन माधव राव, जब बीएल मित्तल ने अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे दिया तो उनकी जगह एन माधव राव को शामिल किया गया। डीपी खेतान की मृत्यु हो गई तो उनकी जगह टीटी कृष्णामाचारी को शामिल किया गया। और सैयद मोहम्मद सादुल्ला एकमात्र मुंशी। कैसे याद करना है? देखो कैसे याद करोगे? भीम बोले, भीमराव अंबेडकर है तो भीम बोले गोपाल कृष्ण कन्हैया, भीम बोले गोपाल कृष्ण कन्हैया, कन्हैयालाल है ना, गोपाल कृष्ण कन्हैया, माधव कृष्णामाचारी को सादुल्ला बुलाओ, या माधव कृष्णामाचारी को बुलाओ सादुल्ला। बस ऐसे ही करना है, ऐसे लाइन से जोड़ ले अपने हिसाब से कि भीम गोपाल कृष्ण, ऐसे एक दो बार नाम लोगे याद हो जाएगा। भीम बोले गोपाल कृष्ण कन्हैया, माधव राव कृष्णामाचारी को बुलाओ साधुल्ला। ऐसे आपको याद है, ये इनकी क्या हो गई? नाम। कितने सदस्य थे? 7 के साथ का ये नाम हो गया। अब आगे हम बात करें इसमें, तो इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट जो पेश की थी, पर रिपोर्ट तो पेश करेगी ये समिति, जांच कर रही थी, तो प्रारूप समिति की
प्रारूप समिति जो प्रारूप की जांच कर रही थी, तो इसने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा के सामने कब रखी? 21 फरवरी 1948 को। कब रखी? 21 फरवरी 1948 की रखी। और उसमें उस रिपोर्ट में इसके जो कुल अनुच्छेद थे वो 315 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? प्रारूप इन्होंने तैयार किया था, उस प्रारूप में BN राव ने जो प्रारूप तैयार किया था उसमें 243 थे, लेकिन जो रिपोर्ट पेश की उसमें 315 अनुच्छेद और 10 अनुसूचित। 10 क्या थी? अनुसूचित। ये हो गई इसकी। ये है आपकी प्रारूप समिति। एक कथन और था यहाँ पे, इन्होंने कहा राजेंद्र प्रसाद ने कि अगर मैंने संविधान सभा के अध्यक्ष रहते हुए कोई अच्छा काम किया तो वो सबसे अच्छा काम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाना। समिति का गठन कब हुआ था? तो गठन मैंने अभी बताया था 29 अगस्त 1947 को। रिपोर्ट कब पेश की? 21 फरवरी 1948 को पेश की। यह है आपकी प्रारूप समिति। अब आगे नेक्स्ट बात करें, आप चाहो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं, अगली जो हमारी बात होगी, हम आगे जो बात करेंगे वो बात करेंगे अब आपके कुछ तथ्यों जो बच गए, कितना टाइम लगा, कैसे क्या हुआ, वो सारी बातें करेंगे। अब बात करते हैं संविधान के निर्माण में वाचन कितने? वाचन तो संविधान के निर्माण में 3 वाचन। कितने? 3 वाचन। संविधान के निर्माण में 3 वाचन होते हैं। और बात करते हैं कब कब हुए, वो बात करें प्रथम वाचन। और प्रथम वाचन होता है आपका 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। द्वितीय वाचन यह होता है आपका 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। सबसे ज्यादा लगभग 11, यानी कि सबसे लंबा वाचन। सबसे लंबा वाचन हुआ था द्वितीय वाचन, और यह हुआ था लगभग 11 महीने। तृतीय वाचन, और तृतीय वाचन होता है आपका 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। और ये वो तिथि है जहां संविधान का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। ये वो डेट आ गई आपकी जहां संविधान का निर्माण कार्य क्या हुआ था? पूर्ण हुआ। इस डेट की बात करेंगे तो वाचन कितने हुए? 3 हुए। पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। सबसे लंबा वाचन था सेकंड जो वाचन था, और ये लगभग 11 महीने। और तीसरा जो वाचन है ये 14 नवंबर 1949 से हुआ था, और ये कब तक हुआ था? 26 नवंबर 1949। ये हो गए संविधान के 3 वाचन। अब इस द्वितीय वाचन की मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट है द्वितीय वाचन, क्योंकि द्वितीय वाचन सबसे लंबा हुआ था। तो इस द्वितीय वाचन की मैं बात करूं तो इस द्वितीय वाचन में लगभग 7,500 के आसपास 7,600 कोई संशोधन आए थे, लेकिन उनमें से 2437 संशोधन को स्वीकार किया। और सबसे लंबा चला था तो इसमें काम हुआ होगा, ये 3 अधिवेशनों में चला था, 7वें से लेकर 10वें अधिवेशन तक ये सारा काम हुआ। बात करते हैं टोटल कितने अधिवेशन है, वो भी बात करेंगे। तो इस द्वितीय जो वाचन हुआ था इसमें लगभग 7,500 के आसपास संशोधन आए थे,
उनमें से 2437 संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया था, और वो जो स्वीकार किए गए थे वो पूरे सदस्य, सभी सदस्य सहमत थे, सभी सदस्यों की सहमति से इसको स्वीकार किया। तो अब आगे बात करते हैं, अगली जो डेट की बात करें, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अगले में आगे बात को आपके सामने एक तारीख आ गई 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 एक तारीख याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट तारीख है। 26 नवंबर 1949। 9 दिसंबर 1946 से हमारे संविधान का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, और 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण कार्य क्या हो गया था? इस दिन संविधान का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ, लेकिन लागू नहीं हुआ। संविधान निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था लेकिन लागू नहीं हुआ। लागू होता आपका 26 जनवरी 1950 को, और इसके पीछे का कारण आपको इतिहास में आपने पढ़ा हो। लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था 1929 में, दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और उस अधिवेशन में जब हमने साइमन कमीशन का विरोध किया तो उस अधिवेशन में कहा कि भारत पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करेगा, और आगामी 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और 26 जनवरी 1930 को भारत का आज़ादी से पहले ही भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। लाहौर में भारतीय देश का तिरंगा झंडा लहराया गया था। इसलिए 26 जनवरी की तारीख बहुत महत्वपूर्ण थी। उस तारीख को याद रखने के लिए हमने संविधान 26 जनवरी को लागू किया, क्योंकि हम स्वतंत्र तो 15 अगस्त को हो चुके थे, तो हम तो स्वतंत्रता दिवस वही मनाते, इसलिए उस तारीख को याद रखने के लिए हमारे संविधान को उस दिन लागू नहीं किया गया। अब क्या हुआ था इस तारीख को, वो बात करते हैं। इस संविधान में मैं बात करूँ 26 नवंबर 1949 जो आपके प्रस्तावना में वर्णित की है ये तारीख, इस दिन संविधान का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। और संविधान का जब निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था तो इस तारीख को क्या हुआ, इस तारीख को हमने कुछ आंशिक अनुच्छेद लागू किए। आंशिक अनुच्छेद लागू किए। कौन कौन से अनुच्छेद लागू किए, ये आंशिक अनुच्छेद लागू किए, ये बात लिखी गई है अनुच्छेद 394। अनुच्छेद भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 394, वो अनुच्छेद 394 बताता है कि कौन कौन से संविधान पे अनुच्छेद लागू है। आंशिक रूप से लागू है, यानी कौन कौन से लागू है, तो 16 अनुच्छेद लागू। कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद लागू। कौन कौन से थे मैं बताता हूँ। तो आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 60 है, 324 है, 366 है, 367 है, 379 है, 380, 388, 391, 392, 393 और खुद अनुच्छेद 314 यानी 314 हो गए। 16 ये अनुच्छेद लागू हुए थे क्योंकि उस समय जरूरत थी भारतीय संविधान में इन अनुच्छेदों को लागू करना। यह आपकी नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है, क्योंकि तभी भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना भी जरूरी है। यह आपके राष्ट्रपति की शपथ से रिलेटेड है, हमारे चुनाव आयोग के लिए है। ये बाकी 393 में बताया है कि भारतीय संविधान का नाम क्या है। अनुच्छेद 393 में लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान का नाम क्या है। इसी 93 में लिखा हुआ है कि अपने संविधान का नाम रखेंगे भारत का संविधान, यानी हमारे संविधान का नाम क्या है, भारत का संविधान। ये बात कौन से अनुच्छेद में लिखी हुई है, अनुच्छेद 393 में लिखी। अनुच्छेद 394 में लिखा हुआ है कि कौन कौन से अनुच्छेद इस दिन लागू। अब आंशिक रूप से लागू हुआ तो हमारे देश के विधि के जानकार थे, विधिवेत्ता थे एम लक्ष्मी सिंह।
लक्ष्मीमल सिंह, एलन सिंह। लक्ष्मीमल सिंघवी के कहने पर इस तारीख को याद रखने के लिए इस दिन मनाया गया था विधि दिवस, कि हम इस दिवस को मनाएंगे विधि दिवस के रूप में। लेकिन 2015 में हमारी भारत सरकार ने, तत्कालीन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार ने इस विधि दिवस का नाम बदल के कर दिया गया संविधान दिवस। यानी कि 26 नवंबर को अब हम कौन सा दिवस मनाते हैं? संविधान दिवस। तब से 2015 से, यानी पहला संविधान दिवस कब मनाया गया था? 26 नवंबर 2015 को। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश के संविधान का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। यानी कि इस दिन हमने संविधान को अंगीकृत किया था, अधिनियमित किया था, आत्मार्पित किया। ये हमारी प्रस्तावना में वर्णित शब्द भी है, प्रस्तावना जब पढ़ेंगे तब ये बात करेंगे। ये है आपके 26 नवंबर से संबंधित कुछ बातें। आगे देखें कि हमारे संविधान में कितना समय लगा, कितना खर्चा आया, कितनी बैठक हुई, कितने दिन चले, ये सारी बातें। आप एक एक चीज को नोट डाउन करते चले। मैं बात करूं भारतीय संविधान में लगा कुल समय, तो कुल समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कुल खर्चा 63,97,729, यानी कि लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुआ। देखो उस समय हमने 64 लाख रुपए खर्च किए थे। जब संविधान तो हमने उधार लिया है, विदेशों के संविधान को पढ़ा है, वहीं से लिया है, तब तो उधार का तेला कहते हैं। फिर भी इसमें कुल खर्चा हुआ लगभग 64 लाख। कुल अधिवेशन हुए थे 12, 11 + 1, 11 अधिवेशनों में संविधान का निर्माण पूरा हुआ था और एक और अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। वो बात करेंगे अभी 24 जनवरी 1950। तो कुल अधिवेशन हुए 12। बैठक 166, यानी 165 + 1, 165 बैठकों में संविधान का निर्माण कार्य पूरा हुआ था और एक बैठक और बाद में आयोजित की गई थी 24 जनवरी 1950 में। बहस, बनावाद विवाद तो भारतीय कोई काम करते ही नहीं, तो बहस 114 दिन चली। कितने दिन? 114 दिन। ये आपके कुछ तथ्य। आगे बात करेंगे अगली तारीख 24 जनवरी 1950 की। आप इन्हें नोट डाउन करते चलिए। कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कुल खर्चा लगभग 64 लाख। कुल अधिवेशन 12, 11 + 1, 11 में निर्माण हुआ है, एक और हुआ बाद। कुल बैठक 166, यानी 165 + 1। बहस 114 दिन। वाचन 3 में बता ही चुके, कब कब कौन सा वाचन। तो आगे हम बात करते हैं, एक तारीख आती है आपके सामने, 24 जनवरी 1950। इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, यानी लास्ट अधिवेशन भी यही है और अंतिम बैठक भी। अब इस दिन क्या क्या काम हुआ वो देखो। इस दिन संविधान की 3 प्रतियों पर, देखो संविधान की 3 प्रतियां थी। एक हिंदी में थी, 2 अंग्रेजी में थी। अंग्रेजी वाली जब प्रति लिखी जा रही थी उसके नीचे कार्बन कॉपी लगाई गई थी, तो 3 प्रतियां।
तो संविधान की 3 प्रतियों पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। पूछा जाता है कि संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 284 सदस्य। 299 टोटल सदस्य थे, लेकिन कुछ सदस्य ये थे जिन्होंने इस संविधान के निर्माण में भूमिका निभाई थी, लेकिन उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया था। वो नहीं मानते थे संविधान, संतुष्ट नहीं थे। तो संविधान पर कितने जनों ने हस्ताक्षर किया? 284 जनों ने हस्ताक्षर किया। और जिनमें मैं बात करूं कि प्रथम हस्ताक्षर किसके थे, तो प्रथम हस्ताक्षर थे जवाहरलाल नेहरू। अगर जवाहरलाल नेहरू नहीं हो तो बलवंत राय मेहता, यानी पहला हस्ताक्षर करने वाला कौन था संविधान पर? जवाहरलाल नेहरू। अगर ऑप्शन में ये नहीं हो तो बलवंत राय मेहता। अंतिम हस्ताक्षर, अंतिम हस्ताक्षर करने वाला आदमी थे राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि अध्यक्ष था तो अध्यक्ष का नाम होता सबसे लास्ट में। तो अंतिम हस्ताक्षर किसने किए? राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान से प्रथम हस्ताक्षर किसने किए, तो राजस्थान से प्रथम हस्ताक्षर किए थे बलवंत सिंह मेहता। ये दोनों अलग अलग हैं, बलवंत राय मेहता अलग है, बलवंत सिंह मेहता अलग है। राजस्थान वाले तो कैसे होते हैं? शेर होते हैं, सिंह। यह है बलवंत सिंह मेहता। और क्या काम हुआ? इस दिन हमने 24 जनवरी 1950 को ही हमने राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत दोनों का निर्धारण किया, अपनाया। यानी कि भारत देश के संविधान या भारत देश में राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 में। राष्ट्रगीत कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 में। राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी। जानते हो राष्ट्रगान राष्ट्रगीत के बारे में तो लगभग सब जानते हैं कि जन गण मन अधिनायक ये हमारा राष्ट्रगान है, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, 52 सेकेंड इनकी अवधि होती है गाने की हमारे राष्ट्रगान को। ये सभी जानते होंगे ये बातें लगभग। रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान के रचयिता थे, जबकि बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रगीत के रचयिता। और इस 24 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में, अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, नहीं प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था राजेंद्र प्रसाद। किसके रूप में? अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में। इस समय अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में, अस्थायी राष्ट्रपति के रूप में हमने चुना था, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। उस समय ये बनी नहीं थी, इसलिए तब तक काम चलाने के लिए हमने एक अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुना था। नियुक्त नहीं हुआ था, चुना गया था। ये बाकायदा संविधान सभा ने नोटिस जारी किया था, कोई भी राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा होना चाहता है हो सकता है। केवल एक आदमी खड़ा हुआ था, राजेंद्र प्रसाद। लेकिन वो कैसे थे? अंतरिम, निर्वाचित नहीं थे, यहाँ पे अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में थे, जो अनुच्छेद 380 कहता है। ये आपकी 24 जनवरी 1950 की बात हो। अंतिम बैठक, अंतिम अधिवेशन, यानी 166वीं बैठक या 12वां अधिवेशन था। संविधान की 3 प्रतियों पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जिनमें पहला हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू या बलवंत राय मेहता का है। अंतिम हस्ताक्षर राजेंद्र प्रसाद का है। राजस्थान से पहला हस्ताक्षर बलवंत सिंह मेहता ने किया था। राष्ट्रगान राष्ट्रगीत का निर्धारण हुआ था और प्रथम राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ये आपकी लास्ट बैठक की बात। और 26 जनवरी 1950 को ये हमारा संविधान क्या हो गया था? लागू हो गया। अब कुछ तथ्य जो हमारे बचे हुए हैं, उन तथ्यों की हम बात करेंगे। बहुत से तथ्य हैं जहाँ पे हमारी छोटी छोटी बातें कई बार एग्जाम में आती हैं, कई बातें रह जाती हैं, उनकी हम बात करेंगे। तथ्य, अब तथ्य में मैं आपको बात करूं, इससे संबंधित जो हमारे तथ्य हैं, उन तथ्यों में हम बात करें। देखो, पूछा जाता है कई बार कि राजस्थान से
संविधान सभा में कितने सदस्य? तो राजस्थान से संविधान सभा में 12 सदस्य, 11 प्लस 1, 11 मनोनीत थे, एक निर्वाचित था। वो निर्वाचित सदस्य कौन था? यानी कि राजस्थान से जो निर्वाचित सदस्य था, संविधान सभा में जो निर्वाचित सदस्य था वो था अजमेर से। अजमेर से थे मुकुट बिहारी भारत। मुकुट बिहारी भार्गव महिलाओं की संख्या मैंने पिछली क्लास में बताई थी, महिलाएं थी 15, और महिलाओं में मैंने एकमात्र मुस्लिम महिला बताया था। और 15 महिलाओं का जो नेतृत्व कर रही थी, यानी महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी हंसा मेहता। और बात करें तथ्यों में, राष्ट्रीय ध्वज, तो राष्ट्रीय ध्वज का अपनाया था हमने 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है आपका? तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। और इस तिरंगे के प्रारूप का, यानी राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप का निर्धारण जो किया था वो किया था पिंगली वेंकैया। ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप का निर्माण, कि प्रारूप कैसा होगा हमारा ध्वज? 3:2 में होता है हमारा ध्वज। लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 में होता है। अगर 3 फीट लंबा है तो 2 फीट चौड़ा होता है, फिक्स है हमारा। तो इस प्रारूप का निर्माण किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया जाता है? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। और इस 22 जुलाई के दिन ही हम राष्ट्रीय तिरंगा दिवस भी मनाते हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे। ये राष्ट्रीय जो चिन्ह है, तत्व है, प्रतीक है, इनके बारे में आपको सबको पता होना चाहिए कि राष्ट्रगान क्या है, राष्ट्र गीत क्या है, राष्ट्र ध्वज क्या है, राष्ट्र फल क्या है, पक्षी कौन है, पशु कौन है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए प्रतीकों के बारे में। तो राष्ट्रीय ध्वज के जो प्रारूप का निर्माण करने वाला आदमी था वो था पिंगली वेंकैया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। कौन सी भाषा का? राजभाषा का। इसीलिए हम 14 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। इस देश का दुर्भाग्य देखो, अंग्रेजी बोलने वाले को ज्ञानी समझते हैं, हिंदी बोलने वाले को गंवार समझते हैं, तभी हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए हिंदी दिवस मना रहे हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। वो अलग है, ये अलग है। मई 1949 को भारत राष्ट्रमंडल देशों में शामिल हुआ। राष्ट्रमंडल देशों में शामिल। भारत राष्ट्रमंडल देशों में शामिल कब हुआ था? 16 मई 1949। राष्ट्रमंडल देश वो देशों का समूह है जिन पर कभी न कभी ब्रिटेन का अधिकार रहा। ब्रिटेन के बैनर के नीचे रहे थे। राष्ट्रकुल या राष्ट्रमंडल देशों का एक समूह बनाया गया था ब्रिटेन द्वारा। उसमें भारत कब शामिल हुआ? 16 मई 1949 को शामिल हुआ। ये आपके कुछ तथ्य हैं, और भी तथ्य देखते हैं, आगे हम बात करें। आप इसको नोट डाउन करें, आप स्क्रीनशॉट लें जो लेंगे। देखो आगे हम बात करें और क्या क्या हुआ इसमें। तो हम ये संविधान की जब हम बात करते हैं तो हम दो चीजों को कभी बार सदस्यों को भूल जाते हैं, उनकी हम बात करें।
एक यूपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई पीसीएस लाइक क्वेश्चन है ये, जो आपके लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं होती हैं वहाँ पे पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 को जो समितियों ने ड्राफ्ट पेश किया था, उस ड्राफ्ट का नाम क्या था? यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान सभा के सामने जो ड्राफ्ट पेश हुआ था, क्या पेश हुआ था? ड्राफ्ट। इस ड्राफ्ट का नाम क्या? किस नाम से ड्राफ्ट रखा गया था? तो ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर आपको मिलेगा नहीं किताबों में। जो ये ड्राफ्ट पेश किया गया था वो मैं आपको हिंदी में लिख देता हूं। द कॉन्स्टिट्यूशन as settled by the assembly be passed। बहुत बड़ा नाम है। 26 नवंबर 1949 को जो ड्राफ्ट पेश किया गया था, वो ड्राफ्ट किस नाम से पेश हुआ था? द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड के नाम से ये रखा गया था। किसने रखा था ये रखा था डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर। रखने वाला कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब आगे हम बात करते हैं संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा, क्योंकि हमारी संविधान सभा, हम 60 देशों के संविधान का अध्ययन किए थे, कई देशों के संविधान लिखा हुआ है, हस्तलिखित है। नोट डाउन करें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपको कई बार पूछा जा सकता है। तो हमारे भी संविधान को लिखने की बात हुई। अब लिखने की बात हुई तो लिखवाएं किससे? एक तो कोई मेरी तरह राइटिंग वाला हो बेकार से, तो इन्होंने सोचा किसी बढ़िया आर्ट टीचर से हम लिखवाते हैं, जो बढ़िया सुंदर तरीके से अक्षरों को लिखने वाला हो। और इसके लिए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी नेहरू ने संपर्क किया शांति निकेतन स्कूल ऑफ आर्ट्स। काफी है शांति निकेतन स्कूल ऑफ आर्ट्स। रविंद्रनाथ जी टैगोर ने ये स्कूल बनाया था। ये कलाकृतियों को बढ़ावा देने वाला स्कूल। तो शांति निकेतन स्कूल ऑफ आर्ट्स में संपर्क किया जवाहरलाल जी नेहरू ने, और उन्होंने कहा, वहां पे जाके कहा कि हम संविधान को लिखवाना चाहते हैं, आप ऐसे व्यक्ति का सजेशन दें या ऐसे व्यक्ति से मिलवाएं जो अक्षरों को बड़े सुंदर तरीके से लिख सके। तो शांति निकेतन स्कूल से जब इन्होंने संपर्क किया तो उनको कहा गया कि एक आदमी है जो बहुत अच्छी तरीके से लिखता है, और उसका नाम है प्रेम बिहारी नारायण राय। प्रेम बिहारी नारायण राय ये आदमी कैलीग्राफी में विशेषज्ञ था। कैलीग्राफी आर्ट है, कला है। ये कैलीग्राफी विशेषज्ञ था, जो अक्षरों को ऐसे डिजाइन बनाते सुंदर तरीके से लिखने की एक प्रथा है, यह कला। तो प्रेम बिहारी नारायण राय के बारे में बताया गया, एक ही है यार, प्रेम बिहारी नारायण राय। और ये रहते थे दिल्ली में उस समय, तो इनको कहा गया कि वो दिल्ली में रहते हैं, आप उनसे लिखो, बहुत बढ़िया विशेषज्ञ।
तो हमारे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हमारे संविधान को अंग्रेजी में लिखा है। मूल प्रति अंग्रेजी में लिखा किसने है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और अंग्रेजी में लिखा है, इन्होंने लिखा है लगभग 6 महीने में। लिखने में कितने दिन लगे? लगभग 6 माह। मेहनताना कितना लिया? तो उन्होंने कुछ भी मेहनताना नहीं लिया। इनकी केवल एक शर्त थी। जब इनसे संपर्क किया गया तो उनको कहा गया कि आपको ऐसे ऐसे लिखना है, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे देश के संविधान को मेरे हाथों से लिखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं जरूर लिखूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने पूछा, बोलो भाई क्या शर्त है? तो इन्होंने कहा कि मैं पहले पेज में मेरा नाम लिखूंगा और लास्ट पेज में मैं मेरे दादा का नाम लिखूंगा, क्योंकि इनके माता पिता छोटी सी उम्र में इनको छोड़ के चले गए, चल बसे थे। तो इनके दादा ने इनका लालन किया था, पालन पोषण किया था, तो उनका नाम लिखे। तो इन्होंने कहा कि मैं लास्ट पेज में मेरे दादा का नाम लिखूंगा और मेरा नाम। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने मान लिया ये बात की चलो कोई दिक्कत नहीं यार, इतना तो बनता है, जो आदमी हमारे लिए लिखेगा 6 महीने टाइम देगा, इतने बड़े संविधान को अपने हाथों से लिखेगा तो बनता है। तो इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, और अंग्रेजी में इन्होंने जो संविधान लिखा है इसमें लगभग 254 पेनों का प्रयोग। इस मूल प्रति थी, इस मूल प्रति में 251 पेज, पृष्ठ कितने? 251। इस मूल प्रति में शब्द कितने थे? मूल प्रति यानी मूल प्रति के शब्द, तो मूल प्रति में शब्द थे 80,000 शब्द। अंग्रेजी की मैं बात करूं, अगर मैं वर्तमान में हमारे संविधान में मैं बात करूं तो वर्तमान में शब्द जो मानते हैं 1,17,369 शब्द। हमारी जो यूपीपीएससी है, कमीशन है हमारा, वो 1,17,369 शब्द मानता है अंग्रेजी में। मूल में कितने थे? 80,000। वर्तमान में कितने हैं? 1,17,369 शब्द। 251 पेज है, 254 पेनों का इसमें प्रयोग हुआ है। अंग्रेजी में लिखने वाला आदमी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है। अब ये बात हो गई अंग्रेजी। अब मैं बात करता हूँ हिंदी में किसने लिखा। हिंदी में इस संविधान का जो रूपांतरण किया था वो किया था वसंत कृष्ण वेद। वसंत कृष्ण वेद ने इसका रूपांतरण किया। ये मूल प्रति रखी कहाँ गई है? तो ये रखी गई है दिल्ली में संसद के सेंट्रल हॉल। और वो भी किसमें? हीलियम से भरे गैस के साथ, हीलियम गैस के से भरे जार। ये किया क्योंकि इसके पेज खराब नहीं हो, पन्ने खराब नहीं हो, इसलिए इसको हीलियम के गैस के जार में रखा गया। दिल्ली में रखी हुई है, संसद भवन के सेंट्रल हॉल में ये रखी हुई है हमारी। हिंदी में रूपांतरण किसने किया? वसंत कृष्ण वेद ने। आप इसको नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट ले। आगे हम बात करते हैं कलाकृति किसने बनाई। तो इस संविधान पर जो हमारी कलाकृति बनाई गई थी, जो को बहुत क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से अच्छे ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे संविधान को लिखने वाला व्यक्ति कौन से स्कूल से संबंधित था, यानी कौन से स्कूल से पढ़े हुए थे। तो शांति निकेतन स्कूल ऑफ आर्ट्स से। अब इसी स्कूल में पढ़े हुए व्यक्ति थे नंदलाल बोस, और इनकी सहयोगी टीम थी जिसमें मैं मुख्यतः बात करूं तो राम मनोहर जोशी की थे, नंदलाल बोस व सहयोगी। इनके द्वारा
हमारे संविधान के जो पेज थे, पृष्ठ थे, इन पृष्ठों पर कलाकृति बनाई गई थी। इन्होंने फूल पत्ती डिजाइन बनाई थी। पूछा जा सकता है संविधान के पेज पर कलाकृति बनाने वाला व्यक्ति कौन था? नंदलाल बोस। ये दोनों व्यक्ति, ये तीनों व्यक्तियों के बारे में ध्यान रखें। अंग्रेजी में लिखने वाला कौन था जो अक्षरों को डिजाइन से लिखता था? बड़े सुंदर तरीके से कैलीग्राफी विशेषज्ञ प्रेम बिहारी नारायण राजा। हिंदी में रूपांतरण बसंत कृष्ण वेद ने किया था। पेज पर जो डिजाइन बनाई गई थी, कलाकृति जो बनाई गई थी, फूल पत्तियों से जो सजाया गया था, वो काम किया था नंदलाल बोस और उनके सहयोगी टीम ने किया था। और ये भी कहाँ से रिलेटेड थे? ये भी शांति निकेतन स्कूल से थे। स्कूल ऑफ आर्ट्स। ये आपके संविधान से संबंधित कुछ बातें। अब बात करते हैं संविधान के बारे में। कुछ किसी ने क्या क्या कथन था, किसी ने इसकी आलोचना की, किसी ने इसको क्या बताया, उसकी बात करते हैं। तो मैं बात करूं ऑस्टिन की, ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने बताया संविधान सभा कांग्रेस है तथा कांग्रेस ही संविधान सभा है। तो ग्रेनविल ऑस्टिन जिन्होंने हमारे भारत के संविधान पर, हमारे संविधान को पढ़ा, इन्होंने लिखा भी था, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से किताब भी लिखी थी। तो इन्होंने इस संविधान सभा को बताया कि संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा, यानी कि संविधान सभा में ज़्यादातर क्या सभी कांग्रेस ही थे, तो कांग्रेस से ही बताया इसे। मैं बात करूं साइमन की, लॉर्ड साइमन ने बताया संविधान सभा हिंदुओं की संस्था है, हिंदुओं की संस्था है। इसके अलावा हम बात कर रही चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, इन्होंने बताया संविधान सभा एक जाति की संस्था है। चर्चिल ने एक और बात कही थी, मुस्लिम लीग ने जब बहिष्कार कर दिया था तो इन्होंने कहा था संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। इसके अलावा मैं बात करूं के.वी. राव, इन्होंने कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के जनक व जननी दोनों हैं। और मैं बात करूं जेनिक्स ने बताया संविधान वकीलों का स्वर्ग व उदार का थैला है। ये कुछ तथ्य थे हमारे सामने, जो किसने क्या कहा, ये कई बार बातें आ जाती हैं हमारे सामने।
तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने बताया कि संविधान के बारे में, संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही क्या है, संविधान सभा है। लॉर्ड साइमन ने बताया संविधान सभा हिंदुओं की संस्था है, और चर्चिल ने बताया संविधान सभा एक जाति की संस्था है। इसने एक जाति बताया, इसने हिंदू बताया, दोनों अलग अलग हैं। संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन गायब है। जब मुस्लिम लीग बहिष्कार कर गई तो चर्चिल ने कहा था यही बात। केवी राव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बताया संविधान का जनक व जननी, दोनों बताया। जेनिंग्स ने बताया संविधान वकीलों का स्वर्ग एवं उद्धार का थैला है। तो आप इसको नोट डाउन करें, आगे थोड़ी सी और कोई बात करें, कुछ आपके मन के डाउट हो और कोई बात हो, कोई प्रश्न उठ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखें, आपको वहाँ से आंसर मिल जाएगा। और जल्द ही आपके लिए टेक्निकल इशू चल रहे हैं, आपके लिए जल्दी ही हम प्रश्न उत्तर लेके आएंगे। जितना आपके टॉपिक संविधान का, आपका संवैधानिक इतिहास और संविधान से रिलेटेड टॉपिक हैं वो आपके सामने लेके आएंगे। तो आगे थोड़ी सी हम बात करें, हमने इसमें तथ्य देखे, हमने देखा संविधान सभा कैसे क्या कार्य कर रही है। अब आपको मैं कुछ बातें वैसे बताता हूँ। देखो 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण कार्य पूरा हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान की लास्ट बैठक हुई। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। अलग अलग चीजें। 26 नवंबर को हम विधि दिवस के रूप में मनाते थे, अब संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 जनवरी को हस्ताक्षर किए थे सदस्य, मैंने बताया 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये आपके संविधान से संबंधित रिलेटेड जो आपके कुछ बातें थी हमने की, तथ्य हमने देखे। बाकी राजेंद्र प्रसाद ने भी बताया कि जिस प्रकार एक हवाई जहाज को चलाने के लिए दक्ष पायलट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस संविधान के लिए एक दक्ष पायलट थे। और इनके अलावा केवी राव का मैंने बता ही दिया कि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक व जननी दोनों बताया है। और आगे हम बात करें इसी संविधान के कड़ी में, तो सारे तथ्य हम देख चुके हैं, बात कर चुके हैं कि 16 मई 1949 को भारत राष्ट्रमंडल देशों में शामिल हुआ। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजस्थान से 12 सदस्य थे, महिलाएं 15 थी, SC ST सारी बातें हम कर चुके हैं। पिछली जो भी हमारी क्लास थी वहाँ पे हम बात कर चुके हैं। तो हम अगली बार बात करेंगे हमारे नेक्स्ट जो वीडियो में, नेक्स्ट आगे की बात करेंगे संविधान से रिलेटेड। आपकी सारी जानकारी कंप्लीट होती है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।